नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जेआरएफ राजनीति में। हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट राजनीतिक साइंस की यूनिट 2 को और इसका पहला टॉपिक है प्लेटो। आज हम समझेंगे प्लेटो का जीवन, आदर्श राज्य और न्याय का सिद्धांत। नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारों में से एक को समझने वाले हैं, प्लेटो का एक आदर्श राज्य का सपना। तो ये क्या था और क्यों 2500 साल गुजर जाने के बाद भी ये आज हमारे लिए इतना जरूरी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। शासन किसे करना चाहिए? क्या उसे जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, या उसे जिसमें सत्ता पाने की सबसे ज्यादा भूख हो, या फिर उसे जो सबसे बुद्धिमान हो? असल में यही वो सवाल था जिसने प्लेटो को एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करने पर मजबूर किया जिसकी चर्चा आज भी होती है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम प्लेटो की अशांत दुनिया से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एथेंस के संकट ने उनके विचारों को कैसे जन्म दिया। इसके बाद हम उनके आदर्श राज्य के खाके को और उस क्रांतिकारी विचार दार्शनिक राजा को समझेंगे। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो आज भी हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, चौथी सदी ईसा पूर्व के एथेंस में। सोचिए, ये वो समय था जब लोकतंत्र बिल्कुल नया नया था और चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। और इसी माहौल ने प्लेटो के दर्शन को वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। प्लेटो का एथेंस सिर्फ खूबसूरत इमारतों का शहर नहीं था, वो विचारों का एक अखाड़ा था। उन्हें पश्चिमी दुनिया का पहला सिस्टमैटिक पॉलिटिकल फिलोसोफर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये सवाल पूछा कि एक परफेक्ट समाज कैसा दिखना चाहिए। उन्होंने सिर्फ हालात को देखा नहीं, बल्कि उसे सुधारने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। लेकिन प्लेटो की फिलॉसफी सिर्फ किताबों और सोचने विचारने से नहीं बनी। ये उन घटनाओं की आग में तपी थी जिन्होंने उनके शहर, उनकी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जरा सोच कर देखिए, प्लेटो ने अपनी ही आंखों से महान एथेंस को, जो कभी एक सुपर पावर था, अपने सबसे बड़े दुश्मन स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। युद्ध के बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। उन्होंने 30 तानाशाहों का क्रूर और भ्रष्ट शासन देखा। ये एक ऐसा दौर था जब लोकतंत्र को कुचल दिया गया था और शहर में हर तरफ डर और अराजकता का माहौल था। और फिर उन्हें वो चोट लगी जो सबसे गहरी थी। उनके गुरु, उनके दोस्त सुकरात, जिन्हें वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे, उन्हीं के शहर एथेंस ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए और उन्हें जहर देकर मार डाला। ये उनके लिए अन्याय की हद थी। तो इस सारी उथल-पुथल और नाइंसाफी और देखने के बाद प्लेटो चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि एक समाधान खोजेंगे। उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य का नक्शा बनाने का संकल्प लिया जहां न्याय और स्थिरता हमेशा बनी रहे। प्लेटो का जो मूल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि एक अच्छा राज्य एक अच्छे इंसान जैसा ही होता है। जैसे एक बैलेंस्ड इंसान अपने तर्क को अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर कंट्रोल रखता है, ठीक उसी तरह एक बैलेंस्ड राज्य में भी तर्क और ज्ञान का ही शासन होना चाहिए। प्लेटो ने इंसान और राज्य दोनों में 3 हिस्से बताए। इसे हम भारतीय दर्शन के 3 गुणों से भी समझ सकते हैं। पहला है तर्क यानी सत्य, जो हमेशा सच और ज्ञान की तलाश में रहता है। दूसरा है जुनून यानी रजस, जो साहस और हिम्मत को दिखाता है, जैसे एक सैनिक में होता है। और तीसरा है इच्छा यानी तमस, जो हमारी बुनियादी जरूरतों और लालच से जुड़ा है। प्लेटो के मुताबिक न्याय तभी होता है जब तर्क यानी सत्य बाकी दोनों पर शासन करे। अगर इच्छाएं हावी हो गईं तो समझिए अराजकता फैल गई। और अब हम आते हैं प्लेटो के सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादित विचार पर कि आखिर राज करना किसे चाहिए। उनका जवाब आज भी हमें चौंका सकता है। मशहूर कवि पर्सी शेली के ये शब्द प्लेटो के आइडिया का सार बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। प्लेटो के लिए शासन करना कोई सत्ता या पैसे का खेल नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और समझदारी की एक प्रैक्टिस थी। प्लेटो का मानना था कि सरकार चलाना एक खास स्किल है, ठीक वैसे ही जैसे सर्जरी करना या प्लेन उड़ाना। क्या हम चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसान हमारी सर्जरी करे जिसे कुछ पता ही ना हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर देश चलाने जैसा सबसे जरूरी काम हम किसी ऐसे इंसान को कैसे सौंप सकते हैं जिसके पास ना तो ज्ञान हो और ना ही अच्छा चरित्र? यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ हैं वो पारंपरिक शासक जो पैसे, पावर और अपने फायदे के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ है प्लेटो का दार्शनिक राजा जो इन सभी चीजों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए जीता है।
मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्लेटो ने एक बहुत ही रैडिकल आइडिया दिया। उन्होंने कहा, राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से पूरी तरह अलग कर दो। इसका मतलब ये कि जो दार्शनिक राजा होंगे, उन्हें अपनी कोई निजी संपत्ति रखने की इजाजत नहीं होगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई बड़ा घर नहीं, ताकि वो पैसे के लालच से पूरी तरह मुक्त होकर सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम कर सकें। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। प्लेटो के ये विचार भले ही 2500 साल पुराने हों, लेकिन आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके उठाए गए सवाल आज भी हमारी राजनीति के बिल्कुल केंद्र में हैं। चलिए देखते हैं कैसे। चेस्टर मैक्सी की ये बात बिल्कुल सही है। प्लेटो ने एक ऐसी परंपरा शुरू की जो हमेशा एक बेहतर दुनिया की तलाश में रहती है। जब भी कोई मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाता है और एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है, चाहे वो कोई समाज सुधारक हो या कोई क्रांतिकारी, वो कहीं ना कहीं प्लेटो के ही रास्ते पर चल रहा होता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जो आज भी उतना ही चुभता है जितना प्लेटो के समय में था। क्या सच में दौलत और राजनीतिक ताकत को अलग किया जा सकता है, या फिर सत्ता हमेशा पैसे के आगे झुक जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हमारी अपनी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। आइए हम प्लेटो के विचारों को समझना शुरू करें और इसी के साथ उनके जीवन, आदर्श राज्य तथा न्याय के सिद्धांत को सरल और रोचक तरीके से जानें। प्लेटो नाम तो सबने सुना है, पर उनके पॉलिटिकल आइडियाज आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? चलिए देखते हैं। यही वो सवाल था जिसने प्लेटो को हमेशा सोचने पर मजबूर किया। देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। इस सफर में हमारा गाइड है ये डॉक्यूमेंट। हम 3 चीजें समझेंगे: प्लेटो की जिंदगी, उनका आइडियल स्टेट और जस्टिस का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इन आइडियाज के पीछे के इंसान की। आखिर प्लेटो थे कौन? उनकी जिंदगी, खासकर सुकरात के साथ उनका वक्त, इसी ने उनकी पूरी फिलॉसफी को शेप दिया। और इसी बैकग्राउंड से निकला उनका सबसे फेमस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। प्लेटो सिर्फ पॉलिटिक्स को देख नहीं रहे थे, वो एक परफेक्ट स्टेट को इमेजिन कर रहे थे। उनका आइडियल स्टेट रीजन, हार्मनी और स्पेशलाइजेशन पर टिका था, पैसे या पावर पर नहीं। मतलब स्टेट तभी परफेक्ट काम करता है जब ये तीनों क्लास अपना अपना काम ठीक से करे। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस आइडियल स्टेट को जोड़े रखती है, जस्टिस। प्लेटो के लिए जस्टिस सिर्फ लॉज नहीं था, बल्कि ये हर इंसान की एक अंदरूनी खूबी थी। उनका मानना था कि एक जस्ट स्टेट असल में एक जस्ट इंसान का ही बड़ा रूप है। और यही था एक जस्ट सोसाइटी का उनका फॉर्मूला, जो इन 3 आइडियाज पर बेस था। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर पूरे पिक्चर देखते हैं। उनकी जिंदगी से आइडियल स्टेट का आइडिया आया, जो जस्टिस के प्रिंसिपल पर बना था। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है: क्या ये पुराने आइडियाज आज भी मायने रखते हैं? चैप्टर 1, टॉपिक 1.1, प्लेटो का जीवन परिचय। जब हम प्लेटो का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है दर्शन, बड़े बड़े विचार, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्लेटो की कहानी सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि एक के बाद एक मिली नाकामयाबियों की कहानी है। राजनीतिक उथल-पुथल और एक ऐसे दर्दनाक हादसे की जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि हम सबकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो सवाल है जो प्लेटो की जिंदगी को इतना दिलचस्प बनाता है। देखिए, वो एथेंस के एक बड़े अमीर परिवार में पैदा हुए थे। उनकी किस्मत में तो राजनीति करना लिखा था, पर जिंदगी उन्हें कहीं और ही ले गई। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। प्लेटो की इस यात्रा को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले सुकरात का उन पर असर, फिर राजनीति में उनकी कोशिशें और नाकामी, उससे मिली सीख से अकेडमी का जन्म, और आखिर में वो विचार जो आज भी जिंदा हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से। एक नौजवान, ऊंचे ख्वाबों वाले प्लेटो उस दिन पूरी तरह बदल गई जब वो एथेंस की गलियों में घूमने वाले एक अजीब से दिखने वाले लेकिन बेहद बुद्धिमान इंसान सुकरात से मिले। आपको पता है, प्लेटो का असली नाम एरिस्टोटल्स था। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब एथेंस अपनी ताकत खो रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखा, हार देखी और तानाशाही का क्रूर दौर भी देखा। पर उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया 20 साल की उम्र में, जब वो सुकरात से मिले। और सबसे गहरा घाव तब लगा जब 399 ईसा पूर्व में एथेंस के लोकतंत्र ने ही उनके गुरु को मौत की सजा दे दी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ सुकरात, जो साधारण दिखते थे, कोई अमीर खानदान से नहीं थे, पर उनकी बातों में जादू था। दूसरी तरफ प्लेटो, एक रईस, सुंदर और सेहतमंद नौजवान, लेकिन उनका रिश्ता दिमाग और विचारों का था।
सुकरात के सवालों ने प्लेटो को ऐसा मोह लिया कि उन्होंने अपने सारे राजनीतिक सपने छोड़कर ज्ञान का रास्ता चुन लिया। सुकरात की मौत प्लेटो के लिए सिर्फ एक निजी सदमा नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन का मिशन बन गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अज्ञानी नेता दुनिया के सबसे समझदार इंसान की जान ले सकते हैं, और यहीं उन्हें यकीन हो गया कि राजनीति की सबसे बड़ी बीमारी अज्ञानता है, और इसका इलाज सिर्फ एक ही है, फिलॉसफर किंग, यानी एक ऐसा राजा जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान और तर्क से राज करे। तो सुकरात की मौत के बाद प्लेटो ने अपने इन विचारों को हकीकत में बदलने की ठानी। वो सिसिली गए ये सोचकर कि वो वहाँ के तानाशाह को एक फिलॉसफर किंग बना देंगे, पर ये उनके आदर्शवाद का सबसे कड़वा और खतरनाक इम्तिहान साबित हुआ। उनकी ये कोशिश एक बार नहीं बल्कि 3 बार बुरी तरह नाकाम रही। पहली बार में तानाशाह डायोनिशियस प्रथम उनके न्याय के भाषणों से इतना चिढ़ गया कि उसने प्लेटो को मरवाने की कोशिश की। दूसरी और तीसरी बार उन्होंने उसके बेटे डायोनिशियस द्वितीय को सिखाने की कोशिश की, पर नतीजा और भी बुरा निकला। उन्हें नजरबंद कर दिया गया और उनकी जान पर बनाई। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, यहां तो जान का सवाल था। पहली नाकाम कोशिश के बाद तो हद ही हो गई। तानाशाह ने प्लेटो को गुलाम बनाकर बेच दिया। जरा सोचिए, पश्चिमी दर्शन का पिता एक बाजार में गुलाम की तरह बिक रहा है। ये तो किस्मत थी कि उनके एक दोस्त ने उन्हें पहचान लिया और खरीदकर आजाद करवाया। गुलामी से बचने और 3 बार बुरी तरह फेल होने के बाद प्लेटो को एक बात समझ आ गई, किसी एक इंसान को बदलना शायद नामुमकिन है। असली बदलाव तब आएगा जब आने वाले नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को सही शिक्षा दी जाए। और इसी गहरी निराशा से उनके सबसे शानदार आइडिया का जन्म हुआ। उन्होंने एथेंस के पास एक जमीन खरीदी और वहां अकेडमी की स्थापना की। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, आप इसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। इसका मकसद ही ऐसे नेता तैयार करना था जो तर्क, नैतिकता और ज्ञान की बुनियाद पर खड़े हों, ताकि सुकरात जैसी घटना फिर कभी ना हो। और यह संस्था कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप इसके गेट पर लिखी एक लाइन से लगा सकते हैं। यहां ज्यामिति या ज्योमेट्री का मतलब सिर्फ गणित नहीं था, इसका मतलब था तर्क से सोचने की काबिलियत। प्लेटो का मानना था कि जो इंसान लॉजिकली नहीं सोच सकता वो कभी एक अच्छा शासक बन ही नहीं सकता। अकेडमी का सिलेबस भी बहुत मजबूत था। वहां सिर्फ फिलॉसफी और मैथ्स ही नहीं बल्कि कानून, विज्ञान, मानवीय मतलब हर तरह की पढ़ाई होती थी। लक्ष्य था एक ऐसा संपूर्ण इंसान बनाना जो हर चुनौती के लिए तैयार हो। राजनीति में तो वो नाकाम रहे, पर इसके बाद प्लेटो ने अपनी पूरी जिंदगी लिखने और अकादमी को समर्पित कर दी, और यहीं पर अपने कड़वे अनुभवों और सुकरात की शिक्षाओं को मिलाकर उन्होंने वो सिद्धांत बनाए जिन्हें हम आज तक पढ़ते हैं। उन्होंने अपने विचार डायलॉग्स यानी बातचीत के रूप में लिखे, जिनमें हीरो अक्सर सुकरात ही होते थे। द रिपब्लिक जैसी किताबों में उन्होंने एक आदर्श राज्य का सपना देखा, तो द सिंपोजियम में उन्होंने प्यार के मतलब को समझने की कोशिश की। इन्हीं किताबों ने उनके विचारों को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। असल में प्लेटो ने सुकरात के विचारों का बीज लिया और उससे एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। जैसे सुकरात ने कहा ज्ञान ही अच्छाई है, प्लेटो ने इसे आगे ले जाकर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बनाई। उनका कहना था कि ये जो दुनिया हमें दिखती है ये तो बस एक गुफा की दीवार पर नाचती परछाइयों जैसी है, असल नहीं है। असली ज्ञान इन परछाइयों के पीछे छिपे सच्चे आइडियाज या फॉर्म्स को समझने में है। और देखिए, यही प्लेटो की असली विरासत है। भले ही वो असल जिंदगी में एक भी राजा को सुधार नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए थे कि न्याय क्या है, एक अच्छी जिंदगी क्या होती है, एक परफेक्ट समाज कैसा होना चाहिए, ये सवाल आज हजारों साल बाद भी उतने ही जरूरी हैं। प्लेटो की महानता शायद उनके जवाबों में नहीं बल्कि उन सवालों में है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। चैप्टर 1 टॉपिक 1.2 प्लेटो का आदर्श राज्य प्लेटोज आइडियल स्टेट। चलिए दर्शन की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे विचार की जिसने सदियों से दुनिया भर के विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है, प्लेटो का आदर्श राज्य। कभी सोचा है कि एक परफेक्ट मतलब एक बिल्कुल आदर्श समाज कैसा दिखेगा? है ना एक बड़ा सवाल। और यही वो सवाल था जिसने महान दार्शनिक प्लेटो को सोचने पर मजबूर किया, और उन्होंने कल्पना की अपने मशहूर आदर्श राज्य की। तो आज की इस चर्चा में हम प्लेटो के आदर्श राज्य के मूल सिद्धांत को समझेंगे, फिर देखेंगे उन्होंने समाज को किन वर्गों में बांटा। इसके बाद हम न्याय और शिक्षा पर उनके अनोखे विचारों को जानेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि उनका दार्शनिक शासक कौन है,
आखिर में इस पूरे मॉडल का एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्लेटो का यह आदर्श राज्य था क्या। ये कोई प्रैक्टिकल गाइड नहीं थी जिसे वो तुरंत लागू करना चाहते थे। असल में ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। इसे एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, जो एक परफेक्ट घर दिखाता है, पर जरूरी नहीं कि उसे असल दुनिया की दिक्कतों के साथ बनाया जा सके। प्लेटो का मकसद था अच्छाई के असली मतलब को समझना, भले ही उसे बनाना संभव हो या ना हो। और यहीं पर उनका एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। प्लेटो के लिए एक न्यायप्रिय राज्य का मतलब सिर्फ अच्छे कानून नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक हैं। उनका मानना था कि राज्य व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है, जैसा समाज वैसे उसके लोग। तो फिर इस राज्य का ढांचा कैसा है? प्लेटो का मानना था कि एक मजबूत समाज कार्यात्मक विशेषज्ञता के सिद्धांत पर टिका होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान का एक खास काम होता है जिसके लिए वो सबसे बेस्ट है। जैसे एक मशीन के सारे पुर्जे अपना अपना काम करते हैं, ठीक वैसे ही ये टेबल प्लेटो के समाज की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा, और ये तीनों वर्ग इंसान की आत्मा के 3 गुणों को दर्शाते हैं। सबसे पहले आता है उत्पादक वर्ग, जो हमारी क्षुधा यानी इच्छाओं से प्रेरित है। खाना, घर और बाकी जरूरतें। उनका काम है समाज की इन जरूरतों को पूरा करना। फिर आते हैं सैनिक, जिनमें उत्साह यानी साहस और सम्मान का भाव होता है। ये है राज्य के रक्षक। और सबसे ऊपर है शासक वर्ग, जो विवेक यानी तर्क और ज्ञान से चलता है। इन्हें हम समाज का दिमाग कह सकते हैं, जिनका काम है समझदारी से शासन करना। अच्छा, समाज का ढांचा तो तैयार हो दिया, पर इसे साथ जोड़े रखने और सही से चलाने के लिए 2 मजबूत पिलर्स की जरूरत थी, न्याय और शिक्षा। देखिए, प्लेटो के लिए न्याय का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं था। उनके लिए न्याय एक ऑर्केस्ट्रा की तरह था, जहां हर म्यूजिशियन अपना पार्ट पूरी लगन से बजाता है, जिससे एक खूबसूरत धुन बनती है। जब हर कोई अपना काम करे, शासक शासन करें, सैनिक रक्षा करें और उत्पादक उत्पादन करें, बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए, तभी समाज में सच्चा न्याय आता है। और इस तालमेल को हासिल करने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी थी। प्लेटो ने एक बहुत बड़ी राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थी, और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए थी। लेकिन इसका मकसद सिर्फ स्मार्ट नागरिक बनाना नहीं था। इसका असली और आखिरी मकसद था एक बहुत खास तरह के शासक को तैयार करना, दार्शनिक शासक। और यहीं पर प्लेटो को एक सबसे रैडिकल आइडिया आता है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए उनका मानना था कि शासक और सैनिक वर्गों के पास ना तो कोई निजी संपत्ति होगी और ना ही उनका अपना परिवार होगा। आइडिया ये था कि जब कोई पर्सनल प्रॉपर्टी या परिवार नहीं होगा, तो वे सिर्फ और सिर्फ राज्य की भलाई के लिए ही काम करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इतने जटिल और आदर्श राज्य को चलाने के लायक कौन है? कौन करेगा इस पर शासन? प्लेटो का जवाब बहुत सीधा भी है और बहुत गहरा भी। दार्शनिक शासक, यानी एक ऐसा लीडर जो ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान से शासन करे। ये कोई आम राजा या नेता नहीं है। प्लेटो का दार्शनिक शासक दशकों की कड़ी ट्रेनिंग और पढ़ाई का नतीजा होता है। वो ज्ञान का प्रेमी है, सच की तलाश में रहता है और उसका खुद पर पूरा नियंत्रण होता है। सबसे जरूरी बात, वो पूरी तरह से निस्वार्थ है। उसे ना तो अपने फायदे की चिंता है और ना ही शोहरत की। बस एक ही धुन है, राज्य की भलाई। जैसा कि विद्वान बार्कर ने कहा है, दार्शनिक शासक प्लेटो के सिस्टम में कोई अलग से जोड़ी गई चीज नहीं है, बल्कि तो उसका लॉजिकल नतीजा है। अगर एक ऐसा राज्य बनाना है जो विवेक यानी रीजन पर आधारित हो, तो शासक भी तो ऐसा ही होना चाहिए, जो खुद विवेक का प्रतीक हो। यही वजह है कि वो किसी बने बनाए कानून से नहीं बंधा होगा। उसका अपना ज्ञान ही सबसे बड़ा गाइड होगा। तो चलिए अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को जरा क्रिटिकली देखते हैं। क्या ये वाकई एक यूटोपिया है, एक आदर्श समाज, या फिर एक डरावना सपना, एक डिस्टोपिया? जाहिर है, प्लेटो के इस विजन की बहुत कड़ी आलोचना हुई है। कई लोग इसे एक अव्यावहारिक यूटोपिया मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि ये तो व्यक्तिगत आज़ादी को पूरी तरह कुचल देता है। अपनी मर्जी से न कोई काम, न परिवार, न कला। ये समाज की एक बहुत बड़ी आबादी यानी उत्पादक वर्ग को राजनीति से बिल्कुल ही बाहर कर देता है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि यह एक शासक को बिना किसी रोक टोक के पूरी असीमित ताकत देता है। बार्कर का ये फ्रेज प्रबुद्ध निरंकुशता इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। मतलब हाँ, शासक बहुत बुद्धिमान और अच्छा हो सकता है, लेकिन आखिरकार है तो ये एक इंसान की तानाशाही ही, एक ऐसी निरंकुशता जिसके इरादे भले ही कितने भी नेक क्यों ना हो।
आखिर में प्लेटो का आदर्श राज्य हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिससे आज भी दुनिया जूझ रही है। हम व्यवस्था और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं? एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जो स्थिर और व्यवस्थित तो हो, लेकिन साथ ही हर व्यक्ति के अधिकारों और उसकी पसंद का भी सम्मान करे? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि प्लेटो के विचार 2000 साल बाद भी इतने जरूरी और प्रासंगिक लगते हैं। चैप्टर 1 टॉपिक 1.3 प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटोनिक कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। सोचिए जरा, एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आदर्श समाज कैसा होगा वो? ये सवाल नया नहीं है। आज से करीब 2500 साल पहले प्लेटो नाम के एक फिलोसोफर ने इसी सवाल पर अपना पूरा दिमाग लगा दिया, और उन्होंने जो ब्लूप्रिंट, जो खाका तैयार किया, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं। जब भी न्याय या जस्टिस शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में क्या आता है? अदालतें, कानून, बराबरी, यही सब, है ना? लेकिन सोचिए, अगर न्याय का असली मतलब इन सब से बिल्कुल हटकर कुछ और हो तो? प्लेटो का जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। देखिए, प्लेटो के लिए न्याय कोई बाहरी चीज थी ही नहीं। मतलब ये कोई इमारत नहीं है जो हम बाहर बनाते हैं, नहीं। ये तो एक अंदरूनी बगीचे जैसा है जिसे हमें खुद संवारना होता है। इसकी शुरुआत हमारे अंदर से, हमारी आत्मा की गहराइयों से होती है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले प्लेटो का वो अनोखा जवाब, फिर हम समझेंगे कि आत्मा के अंदर न्याय कैसे काम करता है। इसके बाद इसी आइडिया को हम एक पूरे समाज पर लागू करेंगे, देखेंगे कि सद्भाव के नियम क्या हैं, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस परफेक्ट दिखने वाले प्लान में क्या कमियां हैं, इसकी नींव में दरारें कहाँ हैं। तो शुरू करते हैं प्लेटो के उस अनोखे जवाब से। देखिए, उनका नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने न्याय को कोई एक्शन, कोई काम नहीं माना, बल्कि इसे होने की एक अवस्था, एक स्टेट ऑफ बीइंग माना। मतलब बात सिर्फ सही काम करने की नहीं है, बात है एक बैलेंस्ड, एक सामंजस्यपूर्ण इंसान होने की। इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि इंसान की आत्मा एक रथ है जिसे कई शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। न्याय की स्थिति कब आती है? तब जब सारथी यानी हमारा तर्क, हमारा रीजन पूरी तरह से कंट्रोल में हो और वो सभी घोड़ों को एक साथ एक ही दिशा में बिना किसी टकराव के आगे बढ़ाएं। बस यही है प्लेटो का आंतरिक संतुलन। तो सवाल ये उठता है कि ये आत्मा के हिस्से या वो शक्तिशाली घोड़े आखिर हैं कौन? इस अंदरूनी हार्मनी को समझने के लिए हमें पहले प्लेटो के मानव मन वाले सिद्धांत की तह तक जाना होगा। प्लेटो के हिसाब से हमारी आत्मा, समझ लीजिए कि एक टीम है जिसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों ही टीम को अपने अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी विचार हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब इन्हीं 3 खिलाड़ियों के आपसी तालमेल या फिर इनके टकराव का ही नतीजा है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं कौन? पहला है बुद्धि, यानी हमारा रीजन। इसका काम है ज्ञान और सच की तलाश करना। दूसरा है साहस, यानी स्पिरिट। इसे चाहिए सम्मान, पहचान, जीत। और तीसरा खिलाड़ी है तृष्णा, यानी एपेटाइट, या हमारी इच्छाएं, जो हमें भोजन, पानी और दूसरी फिजिकल जरूरतों की तरफ खींचती हैं। तो फिर एक न्यायप्रिय इंसान कौन हुआ? प्लेटो के मुताबिक वो जिसकी आत्मा में ये तीनों एक सही ऑर्डर में काम करें। बुद्धि को समझिए जहाज का कप्तान, वो साहस को अपना सबसे काबिल अफसर बनाता है और दोनों मिलकर बाकी क्रू यानी हमारी अनगिनत इच्छाओं को काबू में रखते हैं ताकि जहाज सही मंजिल तक पहुंच सके। अब यहां से प्लेटो का तर्क एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा मोड़ लेता है। उन्होंने जो ये पूरा खाका एक इंसान की आत्मा के लिए बनाया था ना, उसे उठाया और हूबहू एक पूरे समाज पर, एक पूरे स्टेट पर लागू कर दिया। ये प्लेटो का शायद सबसे मशहूर आइडिया है। उनका मानना था कि एक समाज या एक राज्य और कुछ नहीं, बस एक इंसान का ही बड़ा रूप है। जैसे एक इंसान की आत्मा के 3 हिस्से हैं, ठीक वैसे ही एक आदर्श राज्य के भी 3 हिस्से या कहिए 3 वर्ग होने ही चाहिए। तो ये दर्पण काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। आत्मा का जो बुद्धि वाला हिस्सा है वो समाज में बन जाता है शासक वर्ग, यानी फिलोसोफर किंग्स, जो ज्ञान से शासन करते हैं। साहस वाला हिस्सा बनता है सैनिक वर्ग, जो बहादुरी से राज्य की रक्षा करता है। और तृष्णा वाला हिस्सा वो बनता है उत्पादक वर्ग, किसान, कारीगर, व्यापारी, जो समाज को चलाने के लिए जरूरी सामान बनाते हैं। तो ठीक है, राज्य बन गया, हर कोई अपनी सही जगह पर है, पर यह काम कैसे करेगा? इसके लिए प्लेटो ने 2 बहुत ही क्लियर और बहुत ही सख्त नियम बनाए।
और यही दो नियम इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। पहला, विशेषज्ञता, मतलब हर वर्ग सिर्फ वही काम करे जिसके लिए वो बना है। शासक सिर्फ शासन करें, सैनिक सिर्फ रक्षा। और दूसरा, अहस्तक्षेप, यानी कोई भी वर्ग दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। मोची का काम जूते बनाना है, शासन करना नहीं। विद्वान जोवेट ने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। न्याय का मतलब बस इतना है, अपना काम करो और दूसरों के काम में दखल मत दो। और ये सिद्धांत एक इंसान और एक पूरे राज्य दोनों पर बराबर लागू होता है। प्लेटो के लिए यही परफेक्ट हार्मनी है। सुनने में तो ये सब कितना कितना सिस्टमैटिक और परफेक्ट लगता है ना, लेकिन जैसा कि हर बड़े प्लान के साथ होता है, इस आदर्शवादी खाके में भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं और इनकी आलोचना सदियों से होती आई है। तो आलोचक क्या कहते हैं? पहली बात कि प्लेटो का न्याय कोई लीगल सिस्टम नहीं, ये बस एक मॉरल आइडिया है। दूसरी बात, इसमें व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं, वो बस राज्य का एक पुर्जा है। तीसरी, ये सिस्टम पूरी तरह से एंटी डेमोक्रेटिक है। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं, कोई आवाज नहीं। और सबसे खतरनाक बात, ये डाइवर्सिटी को खत्म करके एक जबरदस्ती की एकता थोपता है, जो सीधे सीधे एक टोटलिटेरियन, एक अधिनायकवादी राज्य की तरफ ले जाती है। तो मतलब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ प्लेटो का सपना है, एक परफेक्ट स्टेबल समाज जहां सब मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है आलोचकों की चेतावनी कि ये सपना नहीं, एक बुरा सपना है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान बस मशीन का एक पुर्जा बनकर रह जाता है। और इस सिस्टम में शक्ति का असंतुलन देखिए। सारी की सारी पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में है? सिर्फ मुट्ठी भर शासकों के। बाकी की पूरी आबादी, सैनिक हों या उत्पादक, उनके पास जीरो पॉलिटिकल पावर है। कोई आवाज नहीं, कोई अधिकार नहीं। 20वीं सदी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए कार्ल पॉपर। उन्होंने इसकी सबसे तीखी आलोचना की। उनका कहना था कि प्लेटो का ये आदर्श राज्य, जिस तरह से ये हर चीज पर कंट्रोल चाहता है और व्यक्तिगत आजादी को कुचलता है, ये असल में मॉडर्न डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही शासनों का एक प्राचीन ब्लूप्रिंट है। और शायद यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी कमी है। प्लेटो की दुनिया में अधिकार यानी राइट्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिर्फ कर्तव्य हैं, सिर्फ ड्यूटीज। एक व्यक्ति का मूल्य इस बात से नहीं है कि वो कौन है, बल्कि इस बात से है कि वो राज्य के लिए कितना उपयोगी है। तो आखिर में प्लेटो का ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिससे आज भी दुनिया का हर समाज, हर देश जूझ रहा है। ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो हमारी पॉलिटिक्स और हमारी मॉरलिटी के ठीक सेंटर में है। सवाल ये है कि एक आदर्श समाज में किसे पहले आना चाहिए? क्या एक परफेक्ट, स्थिर और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत आज़ादी को कुर्बान करना पड़े? या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए, भले ही समाज में थोड़ी बहुत अव्यवस्था और टकराव हमेशा बना रहे? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि प्लेटो के लिखने के 2500 साल बाद भी हम सब उनके उठाए सवालों से जूझ रहे हैं। तो अगली बार जब भी समाज और न्याय के बारे में कोई बहस हो तो प्लेटो को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि उनके सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने तब थे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।